हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्युनलिज्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। हम डेफिनेशन को जब पढ़ते हैं तो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? एलिगेंस टू वंस ओन एथनिक ग्रुप रेदर देन टू वाइडर सोसाइटी। जितनी भी डाइवर्स सेक्शंस हमारी कम्युनिटी में प्रेजेंट हैं, उनमें से जब हम किसी एक सेक्शन को, पर्टिकुलर सेक्शन को हम सपोर्ट करने लग जाते हैं और उसी का साथ देने लग जाते हैं और उसको अलग करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अदर सेक्शंस, तो इस सोच को हम कम्युनलिज्म कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, इन डेवलपिंग कंट्री विद इट्स डाइवर्स कम्युनिटीज, इट्स बिकम अ चैलेंज फॉर दैट कंट्री टू स्टॉप कम्युनलिज्म विच अराइजेज फ्रॉम द सेक्शन विच वांटेड टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वही चीज़ है दोस्तों जो मैंने आपको अभी बताया है कि कम्युनलिज्म की बेसिकली जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो डेवलपिंग नेशंस में होती है, और डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इस जैसी आइडियोलॉजी को ख़त्म करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्योस मचा देती है सोसाइटी में, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्थिति भी बिगड़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। Developing nations has limited amount of capital and resources, therefore they have to satisfy every diverse sections of the community present in their country। दोस्तों जब भी हम डेवलपिंग नेशन की बात करेंगे, उनके पास सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अमंग द मासेस ऑफ दैट कंट्री। देयरफॉर ऊपर से अगर कम्युनलिज्म बेसिकली कहाँ से जन्म लेता है, जब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती, कई सेक्शंस होते हैं वो, उनको ऐसा महसूस होता है कि हम वंचित रह चुके हैं, जो भी प्रॉफिट्स, जो भी एडवांटेज ग्रोथ की वजह से हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये सोच जब डेवलप होती है, उससे कई ज़्यादा एग्रेसिव नेचर पैदा होता है और लोगों के मन में दूसरे सेक्शंस के खिलाफ, जो कि अमीर होते हैं, उनके खिलाफ कई बैड एंटी फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं, जो कि कम्युनलिज्म में कन्वर्ट हो जाती हैं कई बारी। So in order to maintain the law and order development of people and economy sectors on equal basis, country has to work every hard and chalk out strategies which is efficient and have long term effects on the country's growth। ये एक चैलेंज मैंने जो आपको बताया है, इस पैराग्राफ में हमने यही चैलेंज डिस्कस किया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों जो मैंने आपको बताया, प्रॉफिट्स ऑफ ग्रोथ एंड रिसोर्सेज मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड अमंग्स द डिफरेंट सेक्शंस सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ could be avoided। Therefore, it's become a great challenge for the government to fulfill the aspirations, desires for their country with limited amount of resources। It's one, तो हम यहाँ पे कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस थे कि किस जिसके कारण कम्युनलिज्म आज हमारे देश में प्रेजेंट है। सबसे पहला रीज़न दोस्तों यही है, द पेक्युलरिटी ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 19th सेंचुरी की हम जब बात करेंगे तो हम 1800 से लेकर 1900 के बीच में जो मूवमेंट्स हुई, जिन्होंने हमारी सोसाइटी में एक कम्युनलिज्म के बीज बो दिए और कम्युनलिज्म को सपोर्ट किया इनडायरेक्टली, तो वो मूवमेंट्स के बारे में हम कोशिश करेंगे पढ़ने की, जैसे कि ब्रह्म समाज मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, आर्य समाज मूवमेंट। इन्होंने एक बस हमारी यूनिटी को एक तरह से डिवाइड लाने की कोशिश की। कॉलोनियल पॉलिसीज़, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कम्युनलिज्म को और ज़्यादा एग्रेंडाइज करने में। जैसे कि हम देखते हैं पॉलिसीज़ ऑफ काउंटरपाइस, ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी इसलिए लागू की ताकि वो डिवाइड क्रिएट कर सकें। जिस तरह जैसे कि हम देख सकते हैं फार्मर्स को ज़मींदार्स के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो सिटीजन्स थे प्रिंसली स्टेट्स को उनको उनके रूलर्स के खिलाफ खड़ा कर दिया, मुस्लिम्स को हिंदू के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उसको मॉडरेट्स के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो ग्रुप्स थे वो आईएनसी में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में।
अगला रीज़न देखो दोस्तों, वीकनेस ऑफ द एंटी कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट फोर्सेस। अगर हम देखा जाए, कई हमारे सबसे बड़ी गलती ये रही कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फोर्स नहीं बना पाए जो कि टैकल कर सके कम्युनिस्ट को। इसलिए जैसे कि हम देखते हैं कई सारी स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आईएनसी के साथ जोड़ी गई। 1885 में आईएनसी जब बनी तो कई लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मण्स की पार्टी है। लॉर्ड डफरिन ने भी यही कहा कि ये माइन्यूट सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और अंदर ही हम देखें कि आईएनसी के खुद ही बहुत सारे फैक्शंस थे। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट क्या है कम्युनलिज्म का। उससे पहले हम एक चीज़ भूल गए हैं, एक्टिव रोल प्लेड बाय द कम्युनल फोर्सेस। जब हम देखते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है तो उसमें ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते हैं मुस्लिम सेक्शन को और हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर देते हैं 1906 में। उसी प्रकार हम देखते हैं कि उसी टाइम ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनी, जो कि बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर रखती थी। तो इन सब ने कंट्रीब्यूशन किया है हमारी यूनिटी को डिवाइड करने में। उसके बाद हम थोड़ा कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं कि कम्युनलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है। यूजुअली ह्यूमंस कैन बी आइडेंटिफाइड by many several identities, but in case of communist, religious characters are imposed on other identities, which in turn support identity which is associated with the specific religion. तो दोस्तों, हम अगर देखते हैं कि ह्यूमंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कई मल्टीफेसेट्स होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस को उनके रीजन के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके रिलीजन के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके ऑथेंटिसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि एशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, ऐसे ही उनके हम कई सारी चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कम्युनलिज्म के केस में क्या होता है कि हम इंसान को, हम ह्यूमन बीइंग को उसके रिलीजन से आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो रिलीजन होता है उसको आइडेंटिटी पे थोपा जाता है। इनका कहने का मतलब वो ये होता है, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी आइडेंटिटी का आधार है, कोई भी सोसाइटी है, उसकी जो बेसिस है, उसके जो फाउंडेशन है, वो रिलीजन है। तो वही हमने इधर लिखा है, दे यूज टू से रिलीजन इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी। कम्युनलिज्म स्टेट्स बेसिस फॉर यूनिटी एंड डिवीजन इज द रिलीजन। बेसिकली अगर हम एक सोसाइटी बनाते हैं कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी से, तो उसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर उस सोसाइटी में लोग यूनाइटेड हैं तो वो सिर्फ उनके एक रिलीजन की वजह से हैं जो कि सेम है। वो कहते हैं अगर हर इंसान का रिलीजन सेम है और वो एक सोसाइटी बना सकते हैं। देखिए, अगर हम कंटेक्स्ट इंडिया का देख रहे हैं तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में जो हमारा जैन धर्म आया था, बुद्धिज़्म आया था, सिखिज़्म आया था, बेसिकली ये रिफॉर्म वर्जन्स ऑफ हिंदुइज्म थे। लेकिन कम्युनलिज्म बेसिकली जन्म कहाँ से लिया गया, हम जब देखते हैं, जब मुस्लिम्स इन्वेडर्स हमारे भारत में आए और उन्होंने हमारे यहाँ पे 500 प्लस ईयर्स तक राज किया, तो बेसिकली जो मुस्लिम रिलीजन है वो जब आया तो वो एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह आया। उसका खुद का एक एथेंटिसिटी थी और स्पेसिफिक रिलीजियस बैकग्राउंड था। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन भी उनमें से एक आता है, क्रिश्चियनिटी भी यूरोपियंस के साथ आया था, तो वो भी एक पॉलिटिकल फोर्स लेके आया था। उसी तरह शुरू से जब हम अगर देखा जाए, हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के दंगे नहीं हुए हैं, हिंदुओं में भी सब कास्ट, सब कम्युनिटीज़ हैं, उनके आपस में भी दंगे हुए हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू और मुस्लिम के ही नाम नहीं दे सकते हर दंगों को। फॉर एग्जांपल वहाबी मूवमेंट हुई थी, वो स्पेसिफिकली सिख लोगों के लिए थी और मुस्लिम के द्वारा करी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। पिच ऑफ कम्युनलिज्म। पिच ऑफ कम्युनलिज्म का मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे वो बढ़ता है।
इंडिया के केस में कम्युनलिज्म की जो इंटेंसिटी थी वो हमेशा इंक्रीजिंग रही है। जैसे जैसे हम पॉलिटिकल अवेकेंड होते रहे, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को हम जानने लगे और हम जैसे सीखते रहे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। फॉर एग्जांपल बंगाल नेशनलिज्म जैसे आया और कुछ ही टाइम बाद मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। 1922 और 27 में तो मतलब कम्युनल रिवॉल्ट्स हर भारत के हर एक हिस्से में थे। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी पास की, लाहौर सेशन। तो हम इन सब से एग्जांपल्स देके ये समझ सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म था वो नेशनल स्ट्रगल, पॉलिटिकल अवेकनिंग और फ्रीडम स्ट्रगल के साथ था, उसके कंटेम्परेरी और उसको रिजेंबल करता था। अब हम सेकंड पार्ट कम्युनलिज्म का अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।